नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत वाघ, बच्चों का मस्तिष्क और मिर्गी रोग विशेषज्ञ, नागपुर में लिटिल ब्रेन सेंटर रामदासपेट में अपनी सेवाएं देता हूं। सबसे पहले धन्यवाद आप सबका कि आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो। काफ़ी क्वेश्चंस भी वो वीडियोस के चलते अब पेरेंट्स के आ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। और आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, जिसको आपने वर्ड सुना होगा, डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। कुछ मूवीज़ है, जैसे वन ऑफ द मूवी है तारे ज़मीन पर, जिसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा है, बहुत सारे लोग जानते हैं। इसीलिए डिसलेक्सिया के बारे में एटलीस्ट आपने वर्ड कहीं पे सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा। तो क्या है डिसलेक्सिया या क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी? वर्ड इटसेल्फ खुद ही बताता है कि लर्निंग माने पढ़ाई करने में बच्चा पीछे रहना है, कमज़ोर रहना। क्यों रहता है? माने कुछ प्रॉब्लम्स है क्या बच्चे को? अगर मैं अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं इसको बीमारी कभी भी नहीं बोलूँगा। ये एक प्रकार की आप कमज़ोरी समझ सकते हो या एक प्रकार की एबिलिटी लिमिटेशन समझ सकते हो, या वो बच्चे की स्किल्स लिमिटेशंस है जिसके चलते बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो बच्चा अच्छे से देख भी सकता है, वो बच्चा अच्छे से बोल भी सकता है, वो बच्चे की बाकी डेवलपमेंट भी ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ाई के मामले में माने जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो बच्चा जब भी पढ़ाई रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो उसमें वो बच्चा बहुत अच्छे से कर नहीं सकता। उसका इंटरेस्ट है, दो चीज़ें अलग है कि बच्चे का इंटरेस्ट होना या ना होना। बच्चा इंटरेस्ट है, बच्चा पढ़ाई के लिए बैठ रहा है, बच्चा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई चीज़ों की वजह से वो नहीं कर पा रहा है, वो शायद लर्निंग डिसेबिलिटी का पेशेंट हो सकता है। तो क्या इश्यूज़ होते हैं? जैसे बच्चों को रीडिंग प्रॉब्लम्स है, माने वो बच्चे कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे शब्दों को, लेटर्स को उल्टा पढ़ रहे हैं, वो लेटर्स ब्रेन में अच्छे से कॉम्प्रहेंड नहीं हो पा रहे हैं। लिखते वक्त उन लोगों को कन्फ्यूजन्स हो रहा है, राइटिंग कन्फ्यूजन्स है या रीडिंग कन्फ्यूजन्स है, और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया इसमें होते हैं। और ये डिसलेक्सिया के लिए आपने डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स को, फिर वो डॉक्टर चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि आपको इनको दिखाना है कि ये मेरे बच्चे की पढ़ाई की इंटेंशंस तो बहुत है, लेकिन बच्चा पढ़ाई कर नहीं पा रहा है, या बच्चा पढ़ाई करने के बाद स्कूल से कंप्लेंट है कि ये बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा है या चीज़ें सही ढंग से लिख नहीं पा रहा है, और उसकी नोटबुक्स देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कुछ तो भी इश्यूज़ है। तो इनको एड्रेस कैसे किया जाता है? आपने डेफिनेटली किसी साइकोलॉजिस्ट को देखना चाहिए। वो आपका एक असेसमेंट करेंगे, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी असेसमेंट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे पिन पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक प्रकार का इंटरव्यू होता है, और उसमें समझ में आता है कि ये बच्चे को ट्रू डिसलेक्सिया है कि नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं है। बहुत बार बच्चे में हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स होते हैं या ADHD के सिम्टम्स होते हैं, जिसके चलते अटेंशन बहुत बच्चे का कम होता है, और वो होने के कारण भी बच्चा पढ़ाई में पीछे रहता है। तो वो डेफिनेटली ट्रू डिसलेक्सिया नहीं है। अगर हम वो चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से एड्रेस करते हैं तो शायद हम बच्चे की पढ़ाई के मामले में जो कमज़ोरी वो कम कर सकते हैं। तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के कारण बच्चे का पढ़ाई पीछे रहना अलग चीज़ है, और ट्रू डिसलेक्सिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अगर हम उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर डायग्नोसिस बनने के बाद वो किस टाइप के डिसलेक्सिया में जा रहा है, जब ये कैटेगराइज होता है, तब हमको रेमेडियल प्रोग्राम के लिए शुरू करने की ज़रूरत होती है, जिसमें इन बच्चों को अलग किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप नॉर्मली कोई सब्जेक्ट में वीक हो तो आप वो सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाते हैं, वैसे ही ओवरऑल ही आप पढ़ाई के डोमेन में, माने पढ़ाई का या इंटेलिजेंस का जो ब्रेन का डोमेन है या जो एरिया है, वो एरिया ही में आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, जिसके चलते बच्चे को ये डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं। और इसके लिए फिर जब आप रेमेडियल प्रोग्राम या स्पेशल एजुकेशन शुरू करते हो, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको आप देखते हो, रेमेडियल टीचर्स को जब आप मिलते हो, तो रेमेडियल प्रोग्राम्स इनके लिए शुरू हो जाते हैं, और फिर इन बच्चों में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पे दिक्कत यही है कि हमको लर्निंग डिसेबिलिटी एज अ बीमारी है, एज या कोई कंडीशन है, ऐसा हम लोगों को पता ही नहीं है, जिसके चलते इनके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। लोग उतना डॉक्टर से ये सब चीज़ों के बारे में मिलते नहीं हैं, और जब डॉक्टर्स को मिलते हैं तो उनका यही कि सारी दवाइयों से ठीक होता है क्या? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दवाइयों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इनको आप ट्रेनिंग्स अगर बहुत अच्छे से करते जाओगे, जिसको मैं रेमेडियल प्रोग्राम्स या स्पेशल एजुकेशंस बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से करते हो, इन शॉर्ट, इन नॉर्मल टर्म्स, अगर हम इसकी स्पेशल ट्यूशन अगर हम इन सब चीज़ों की लगा रहे हैं स्पेशल एजुकेटर्स के साथ, तो डेफिनेटली इन बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि वो बाकी सब चीज़ों में अच्छे हैं, उनका इंटेलिजेंस अच्छा है। प्रॉब्लम क्या होता है, LD के चलते उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और फिर वहाँ से बच्चों में प्रॉब्लम्स और आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट उनको देना शुरू करते हो, जब डायग्नोसिस को आप अच्छे से समझते हो,
तब आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में देना चाहते हो। पेरेंटिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज हो सकती है। आप हर चीज़ में पेशेंट्स को या अपने बच्चे को पॉजिटिव एटीट्यूड से चीज़ें बताते हो। उसके लिमिटेशंस अगर आप समझ के घर में भी वो तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली बच्चे का सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और फिर वो रेमेडियल प्रोग्राम्स के कारण और बाकी सब चीज़ों के कारण बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखाता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को से डरिए मत, सब इतना समझिए कि कुछ चीज़ों में बच्चे की कमज़ोरी है जिनको अगर हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट देके, उसकी प्रॉब्लम समझ के, प्रॉपर डायग्नोसिस करके, अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके, एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा स्किल्स, रेमेडियल प्रोग्राम्स देके अगर हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फिर दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है, कोई चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, कोई चीज़ का कंसेप्ट समझना। अगर वो कंसेप्ट समझने के बारे में बच्चा अपना कमज़ोर है तो उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। जैसे वो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत बार बच्चा नहीं दिखाता है और उसके कारण भी कभी कभी बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। तो ये सारे थोड़े बहुत मिक्स सिम्टम्स बच्चों में होते हैं। कोई ODD होता है, माने अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, माने बच्चा कोई चीज़ करना ही नहीं चाहता। अब उसको कितना भी समझाए वो एडमेंट हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे लिमिटेशंस मैं इनको नहीं कर पाऊँगा, बट अगर मैं नहीं बोलूँगा तो प्रॉब्लम्स है, तो मुझे करना ही नहीं है। अगर मैं इसीलिए वो थोड़ा सा एडमेंट बिहेवियर अपना दिखाना शुरू हो जाता है, बच्चा ज़िद्दी होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें शायद हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में साथों साथ दिखती है। तो जब भी आपको क्वेरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लक्षण क्या हो सकते हैं, लक्षण कि बच्चे की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कम है, बच्चे की समझदारी कम है, बच्चे को सिंपल कमांड समझते हैं बट कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर आप उसको बता दो कि ये लेके आना है, ये ऐसा करना है, एज के हिसाब से आपको ये करना है, या खुद की डेली लिविंग्स बेसिक तो वो सारी चीज़ें कर लेगा, पर उसके आगे की चीज़ें करना पे बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिक्स होना, इन सब चीज़ों में उनको डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना, इन सब चीज़ों में उनको इश्यूज़ आते हैं और वो शायद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। क्या करना चाहिए? फिर से हमने साइकोलॉजिस्ट को देख के उनका IQ असेसमेंट, नॉर्मली IQ असेसमेंट 5.5-6 साल के बाद ही बहुत अच्छे से कर पाते हैं। IQ असेसमेंट माने उसका क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिकली पूछे जाएंगे और डिपेंडिंग ऑन दैट आपका एक IQ लेवल डिसाइड होगा कि ये पेशेंट का IQ लेवल क्या है, ये पेशेंट ट्रेन कितना हम कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट हम कितनी ला सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट फिर वो पेशेंट्स का बिहेवियरल थेरेपी, रेमेडियल प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हम लोग अगर करते हैं तो बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मेडिसिन का रोल बहुत कम है। एक पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट जो मैं बार बार बताते जा रहा हूँ, बच्चे की कमियाँ समझना, उनका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना, उनको रेमेडियल प्रोग्राम्स में साइकोलॉजिस्ट को, ब्रेन के डॉक्टर्स को दिखा के वो उस प्रकार के ट्रेनिंग्स लेना, इन सब चीज़ों से बच्चों में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के लिए आपको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे जब हम ये बहुत स्लो प्रोसेस है, आपको इमीडिएटली 1 और 2 मंथ्स में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है, बट आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखा के सब चीज़ें करना ज़रूरी है। और फिर एक प्रॉपर गाइडेंस में अब कुछ महीनों तक अगर हम ये सब करते हैं, कुछ होम बेस्ड इंटरवेंशंस आपको बताए जाते हैं, जैसे जो चीज़ें आपको बच्चे की तरफ से नहीं चाहिए उसको आपको इग्नोर करना है, उसको बिना डांटे। कोई भी चीज़ अगर बच्चा अच्छे से कर रहा है तो उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देके इम्प्रूवमेंट लानी है। ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में, फिर वो हाइपर एक्टिविटी हो, जैसे ADHD हो या ODD हो, इन सब चीज़ों में, इन सब थेरेपीज से और होम बेस्ड इंटरवेंशन से बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो और एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है, माने 6 साल से 8 साल या 5 साल से 8 साल के उम्र में सारे लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। बच्चा बाकी सब चीज़ों में अच्छा होता है। कोई पेशेंट्स को ये ऑर्गेनिक रीजंस होते हैं, जैसे एट बर्थ कुछ इश्यूज़ हुआ है इसलिए ब्रेन की समझदारी वाली जगह में कुछ प्रॉब्लम्स है करके बच्चा ऐसा कर रहा, बट मेजॉरिटी लेवल पे ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होने के कारण इनको अगर हम इन्वायरमेंट या थेरेपीज़ उस प्रकार से एड्रेस करते हैं तो बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट दिखती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ADHD और बाकी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में साइकोलॉजिस्ट को दिखाना, ब्रेन के डॉक्टर को दिखाना, असेसमेंट्स करके डायग्नोसिस बनाना और उनको थेरेपी शुरू करना, ये ट्रीटमेंट है। धन्यवाद।